नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने सेकंड जो बुक है पीयूष प्रवाह उसे आरंभ कर दी थी और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसने कहा था, ये जो कहानी है इसे हमने आरंभ की थी। इसका जो पहला दृश्य है, पहला सीन है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दोहरान करवा देता हूँ इस कहानी के बारे में, फिर आप लोगों को आज मैं दूसरा जो दृश्य है जहाँ पर फ्रांस और जो जर्मनी की यानी कि बेल्जियम की जो युद्ध भूमि है वहां पर जो युद्ध का वातावरण है उसे हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको यह भी बता दिया कि जो उसने कहा था ये कहानी है, ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी के कौन कौन से पात्र हैं उनके बारे में हम लोग वर्णन कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। तो देखिए बच्चों, यहां दूसरे दृश्य को शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं कहानी आपको रिवाइज करवा देता हूं कि अमृतसर के बाजार में एक हलवाई की दुकान पर 12 वर्ष का लड़का जो कि इस कहानी का नायक है जिसका नाम है लहना सिंह और एक 8 वर्ष की लड़की जिसका नाम है होरा, दोनों की पहली बार मुलाकात एक हलवाई की दुकान पर होती है। लड़का अपने मामा के केश धोने के लिए क्या लेने आया है? दही लेने आया है और जो लड़की है वो बढ़िया लेने के लिए आई है। दोनों की आपस में बातचीत होती है और लड़का उससे पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की धत कह करके और वहां से भाग जाती है। और उसके बाद में अमृतसर के बाजार में न जाने एक दूसरे से वो कई बार मिलते हैं। लड़का हर बार उससे वही बात पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की हर बार वही कहती है धत, और वो कहकर भाग जाती है। लेकिन एक बार उस लड़के की आशा के विपरीत उसे जवाब मिलता है। लड़का हर बार की तरह मजाकिया तौर पर उससे पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई, लेकिन लड़की इस बार जो जवाब देती है क्या कहती है कि हाँ हो गई। वो कहता है कब? बोला कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ शालू। अब इस बात को देखकर लड़के को बहुत गहरा दुख होता है और वह बड़े ही दुख और क्रोध के साथ अपने घर की ओर जाता है। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल देता है। ठीक है, एक झबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो देता है, कुत्ते वाले को पत्थर मारता है, एक वैष्णवी से टकराकर अंधे होने की उपाधि प्राप्त करता है। ठीक है, इस तरह वो लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंचता है। ये पहला दृश्य है अमृतसर के बाजार में। ठीक है, मैंने इससे पहले जो फर्स्ट नंबर का वीडियो था उसके अंदर आपको यह बताया था कि कहानी के 6 तत्व होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जो कथानक होता है या विषय वस्तु होती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे पात्र या चरित्र चित्रण की, और तीसरे नंबर पर देश काल या वातावरण। तो ये जो पहला दृश्य हम लोगों ने पढ़ा है इसके अंदर अमृतसर के बाजार का दृश्य है जहां पर लड़के और लड़की की क्या होती है? मुलाकात होती है। लड़का किस गांव का रहने वाला है? लड़के का गांव क्या है? मांझा। लड़के का गांव का नाम क्या है? मांझा। लेकिन जो लड़की है वो कौन से गांव की है? मगरे की रहने वाली है। कौन से गांव की रहने वाली है? मगरे की। अब दोनों अमृतसर में कहां रहते हैं? दोनों अमृतसर में कहां रहते हैं? तो जो लड़का है वो कहां रहता है? गुरुग्राम में रहता है, और लड़की कहां रहती है? अतर सिंह की बैठक में रहती है। ठीक है ना, वो अपने मामा के घर आए हुए हैं। तो यहां ये दृश्य चलता है। तो चलिए आज हम लोग दूसरा दृश्य पढ़ रहे हैं। इस दूसरे दृश्य को देखिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। दृश्य संख्या आज 2 पढ़ेंगे। अब ये जो दूसरा दृश्य है, पहले तो इसका देश काल और वातावरण समझे, ये किस जगह का? ठीक है, ये जगह है बच्चों फ्रांस और बेल्जियम। फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध का मैदान ये जगह है जहां पर ये घटना आज घटने वाली है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो युद्ध हो रहा है, यहां पर मैं पात्रों के बारे में लिख देता हूं। आप सब परिचित हैं लहना सिंह से। तो यहां पर जब युद्ध है तो यहां इस युद्ध के अंदर, ये फ्रांस की अपन बात कर रहे हैं, फ्रांस और बेल्जियम की युद्ध भूमि है। तो युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है बच्चों? युद्ध हो रहा है इंग्लैंड के बीच में। किसके बीच में हो रहा है? इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में। जर्मनी, इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी।
यानी कि इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अब ये इंग्लैंड की ओर से तो कौन लड़ रहा है, इंग्लैंड की सेना के अंदर यानी कि गया हुआ कौन है, यहां पर सबसे पहले इस कहानी का जो हीरो है उसका नाम लिखते हैं हम लोग लहना सिंह। कौन है, लहना सिंह। ये लहना सिंह सेना के अंदर किस पद पर कार्यरत है, ये जमादार के पद पर कार्यरत है। किस पर है, जमादार के पद पर कार्यरत है। ठीक है, फिर है जो सूबेदार हजारा सिंह है। ठीक है, जो हजारा सिंह है, हजारा सिंह, ये हजारा सिंह क्या है, सूबेदार है। ये क्या चीज है सेना में, सूबेदार है। सूबेदार का जो बेटा है बोदा सिंह। ठीक है, ये बोदा सिंह जो है हजारा सिंह का बेटा है, लेकिन सेना के अंदर कोई सैनिक का पद है, कोई नायक तहसील ऐसे होगा इसका पद। ठीक है, नायबदार होगा, इसका जिक्र नहीं आया है। इसके बाद में है जो विदूषक वजीरा सिंह, जो वजीरा सिंह, ये जो वजीरा सिंह है बच्चों, ये क्या कहानी का क्या है, विदूषक है। ये इस कहानी का क्या है, विदूषक है। और यहीं पर एक जो दुश्मन की तरफ से ये जो जर्मन का जो है एक भैरूपिया बनकर आता है, जर्मन भैरूपिया जिसका नाम है जर्मन भेदिया। ठीक है ना, ये बनकर आता है नकली लफ्टन। क्या बनकर आता है, लफ्टन का मतलब है लेफ्टिनेंट। ठीक है, नकली लफ्टन साहब बनकर आते हैं, लेफ्टिनेंट बनकर आते हैं। तो ये यहाँ के पात्र हैं। अब देखिए युद्ध का माहौल चल रहा है, अब युद्ध का माहौल चल रहा है तो गोलीबारी चल रही होंगी, बम फूट रहे होंगे वहां पर, ठीक है, हमले हो रहे होंगे। तो किस तरह से ये सेना के जो लोग हैं अपने आप को वहां युद्ध भूमि में सुरक्षित रखते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए बच्चों कि ये जो लोग हैं ये बंकर बनाकर रहते हैं, जिसका नाम यहां इस पाठ में क्या दिया है, खंदक। क्या नाम दिया है, खंदक। ये बंकर बना के रहते हैं। अब यहां पर देखिए ये समय भी आता है कि यहां पर सर्दियों के दिन है, जाड़ा है, ठीक है, और बारिश हो रही है, और बारिश होने के कारण से जब बंकर बनाते हैं तो उनके अंदर पानी भर जाता है। तो जो घुटने घुटने तक हैं ये पानी में खड़े रहते हैं, कीचड़ में खड़े रहते हैं और पहरा देते रहते हैं। इनके पहरे देने का यानी कि इनकी ड्यूटी देने का जो क्रम है वो 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 7 दिन जो है अलग सैनिक ड्यूटी देंगे और 7 दिन के बाद दूसरे सैनिक ड्यूटी देते हैं। 7 दिन के बाद क्रम से ये ड्यूटियां चलती हैं। जैसे अपन सियाचिन के अंदर बात करते हैं तो वहां पर देखो कितना माइनस टेम्परेचर होता है, और हमारे सैनिक जो हैं उस बर्फीले माहौल के अंदर भी हमारे देश की सुरक्षा में आज भी डटे हुए हैं। तो आज देखिए युद्ध का माहौल चल रहा है, चीन के साथ युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान के बारे में हम बात करते हैं, युद्ध का माहौल चल रहा है। कश्मीर के अंदर जाकर देखो सैनिकों की स्थिति क्या होती है। अब गुजरात के बॉर्डर के अंदर देखो कि वहां पर जैसे समुद्री पानी होता है, पानी के अंदर दलदल के अंदर खड़े रहते हैं, उनके पैरों के अंदर छाले हो जाते हैं, मतलब पैर बिल्कुल कट जाते हैं। ऐसी क्रिटिकल स्थिति के अंदर ये जो सैनिक हैं हमारे देश की सीमाओं की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो यहां पर भी जब युद्ध हो रहा है तो युद्ध के अंदर तो समझो कि स्थिति कितनी भयानक होगी। तो ये युद्ध का माहौल चल रहा है। तो यहां जब हम बात कर रहे हैं दूसरे दृश्य के अंदर, तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे कि जो लहना सिंह है वो फौज के अंदर नंबर 77 सिख राइफल में, ये जो लहना सिंह है नंबर 77 सिख राइफल में, यानी कि हम लोग बात कर देते हैं लहना सिंह के बारे में डिस्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि जो नंबर 77 सिख राइफल में जमादार के पद पर कार्यरत है। जमादार के पद पर क्या है, कार्यरत है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग एक एक पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए जूम पर जो क्लासेस ली थी या गूगल मीट पर जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हो सकता है वहां पर कुछ बातें आपको समझ में ना आई हो, इसलिए मैं यहाँ एक वीडियो के माध्यम से आपको वो सब चीजें क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि यहाँ प्रश्न किस किस ढंग के बन सकते हैं। इसका कथानक के बारे में पूछा जा सकता है, इसके पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, आप अपने कान में ईयरफोन लीड लगा लीजिए, अपने सामने अपनी बुक रख लीजिए, मैं बुक को रीडिंग करने वाला हूं ताकि आपको वो सब चीजें जो हैं क्लियर हो जाए। मैं एक एक पैराग्राफ को आपको समझाता हुआ चलता हूं। तो यहां पर देखिए दूसरा जो दृश्य है, दूसरा जो अंक है, इसे हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए जो लहना सिंह है वहां से शुरुआत हो रही है। वो क्या कह रहा है, राम राम, ये भी कोई लड़ाई है,
दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कट गई हैं। लुधियाने से 10 गुना ज्यादा, यानी कि लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। लुधियाने से 10 गुना ज्यादा मेहे और बर्फ ऊपर से, मतलब ज्यादा पड़ रहा है, सर्दियां पड़ रही हैं, मेहे यानी कि बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है और खंदक में रहते हैं, हड्डियां अकड़ जाएं ऐसी ठंड पड़ रही है। ऐसे विपरीत वातावरण के अंदर ये युद्ध लड़ रहे हैं ये लोग। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। जो खंदक बनी हुई है, बंकर, जो ये पिंडलियां होती हैं वो बिल्कुल धसी हुई हैं कीचड़ के अंदर। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक जो है हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का एक जलजला सुना था। नगरकोट मतलब, नगरकोट जगह, वहां पर जलजले का मतलब है भूकंप। नगरकोट के अंदर एक भूकंप आया था, उसके बारे में सुना था। लेकिन यहां तो दिन में 25 जलजले होते हैं, 25 भूकंप आते हैं। मतलब बम का धमाका होता है और धरती हिल जाती है, खंदक हिल जाती है। पता नहीं कब कहां से दुश्मन गोली मार दे। वो कहता है कि हम खंदक में छुपे पड़े, थोड़ा सा भी हमारा साफा बाहर निकला या थोड़ी सी भी कोहनी बाहर निकली, चटाक से गोली आती है। पता नहीं ये दुश्मन कहां छुपे बैठे रहते हैं। ये परिस्थितियां बता रहे हैं ये इस पैराग्राफ के अंदर। ये उस युद्ध के माहौल बताना चाह रहे हैं आप लोगों को इस लहना सिंह के माध्यम से, कि वहां पर ये कितनी कठिन परिस्थितियों के अंदर लड़ रहे थे। देखो, दुश्मनों से भी लड़ना है, लेकिन उस दुश्मन से भी बड़ा जो दुश्मन बना हुआ था वो बना हुआ था प्रकृति, मौसम, यानी कि सर्दियां, बर्फ, मेहे, बारिश हो रही है, ठीक है, गोलाबारी हो रही है। ऐसी स्थिति के अंदर वो युद्ध लड़ रहे हैं। जो कई खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकली तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। पता नहीं वो बेईमान मतलब वो दुश्मन कहां छुपे रहते हैं। जैसे ही कोहनी या साफा उस खंदक से बाहर निकलता है और चटाक से गोली लगती है। समझ में आया ना? तो ये स्थिति आप ध्यान दीजिए। आगे क्या कहता है लहना सिंह? और 3 दिन है, 4 तो खंदक में ही बिता दिए। अब ये क्या हो रहा है, विदूषक जो है इस कहानी का, विदूषक जो है और लहना सिंह, ये दोनों इस कहानी को शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है लहना सिंह और 3 दिन है, 4 दिन तो खंदक में बिताई दी। मैंने कहा ना 7 दिन की ड्यूटी लगती है, तो इनको ड्यूटी देते देते 4 दिन हो गए, 3 दिन और बाकी अभी। तो कहता है 4 दिन तो खंदक में बिता दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे, पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। कहती है लाख कहते हैं दाम नहीं लेती है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये देखिए, ये इंग्लैंड की जो महारानी है, ये उन सैनिकों के प्रति जो उसका व्यवहार था उसका वर्णन किया गया है कि वो जो रानी है वो सैनिकों को किस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि ये जो सैनिक थे, सही मायने में जो सैनिक थे, ये इंग्लैंड की तरफ से ही युद्ध लड़ रहे थे, उनके देश की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो ये उस रानी का फर्ज बनता था कि इन सैनिकों की देखभाल की जाए, इनके खान पान का उचित ध्यान रखा जाए। तो इसी वजह से उस चीज़ का वर्णन आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर उस फिरंगी मैम की जगह आप होते तो सैनिकों की कैसे मदद करते, क्या व्यवहार होता? तो क्या कहते कि हम भी उन सैनिकों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते, क्योंकि जो सैनिक हमारी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार खड़े हैं, उन लोगों के देखभाल करने में, उनके खान पान में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसी चीज का वर्णन कर रहा है। भाई 4 दिन तो खंदक में बिता दिए, 3 दिन और बाकी हैं, उसके बाद रिलीफ आ जाएगी, फिर अपने हाथों झटका करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा है, लाख कहते हैं लेकिन पैसा नहीं लेती है, फल और दूध की क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। तो कहने का मतलब है कितना अच्छा व्यवहार उस फिरंगी मैम का यहां पर बताया गया है, ठीक है। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। आगे क्या कहता है, 4 दिन से पलक नहीं झपी, लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, पलक झपकने का टाइम नहीं है। 4 दिन से पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। यानी कि ये भी एक क्वेश्चन हो गया बच्चों, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है
और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, इस पंक्ति का क्या मतलब है? तो देखिए कि जो घोड़ा होता है उस घोड़े का काम होता है, घोड़े को अभी कभी बैठता हुआ नहीं देखोगे, घोड़ा हमेशा खड़ा मिलेगा आपको, खड़ा रहता है वो, और घोड़े को जितना दौड़ाया जाता है, दौड़ने की प्रैक्टिस कराई जाती है, घोड़ा उतना ही स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उसमें सुस्ती जो रहती है वो नहीं रहती है, चुस्ती रहती है उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह जो सैनिक होते हैं, आप देखो कि युद्ध तो होते नहीं है, युद्ध हुए कितने दिन हो गए, लेकिन फिर भी सैनिकों का बार बार क्या करवाया जाता है? अभ्यास करवाया जाता है, युद्ध अभ्यास करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, फला देश के साथ आज युद्ध अभ्यास किया गया। तो कह रहे हैं कि अगर सैनिक और घोड़े से काम ना लिया जाए तो उनके अंदर आलस्य आ जाता है, शिथिलता आ जाती है, और वह अपना जो काम है उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। तो उसी चीज का वर्णन किया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, ठीक है। और मुझे तो संगीन चढ़ाकर एक बार मार्च का हुक्म मिल जाए, कि मुझे तो बंदूक देकर एक बार आक्रमण करने का मौका मिल जाए, ठीक है। फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहलीज पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, मतलब बंदूक देखते ही मुंह फाड़ देते हैं, कायरता दिखाते हैं, पैर पकड़ने लगते हैं, और इस तरह अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, उस दिन आक्रमण किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दे दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? देखिए, जब युद्ध होता है तो जो देश है उसकी जो सीमा होती है, बाउंड्री लाइन होती है, वो कई देशों के साथ टच होती है। जैसे हमारे यहाँ करगिल का युद्ध हुआ था, तो जब भारत जो है बिल्कुल लाहौर तक, पाकिस्तान तक पहुँच गया था, लेकिन सेना को वापस आना पड़ा, क्योंकि जो युद्ध की रणनीति होती है वो अलग तरह की होती है। तो यहाँ पर लहना सिंह कह रहा है कि उस दिन एक बार आक्रमण करा था, ठीक है ना, अगर पीछे हटने का हमको अगर ऑर्डर नहीं मिलता तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते हम लोग। सीधे कहां पहुंच जाते? बर्लिन पहुंच जाते, ठीक है। लेकिन वो जो सूबेदार हजारा सिंह है वो कहता है कि भाई ये जो युद्ध लड़े जाते हैं ये तुम्हारे जमादार या नायक के कहने से नहीं चलाए जाते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, अगर तुम एक तरफ आगे बढ़ गए तो पीछे की सीमा पर कौन ध्यान देगा? इस तरह से वो युद्ध की बातों में बात कर रहे हैं। अब देखिए बात कौन कौन कर रहे हैं ये भी ध्यान रख लेना। लहना सिंह है, वजीरा सिंह है, विदूषक है, और एक तीसरे नंबर का व्यक्ति है जो सूबेदार है हजारा सिंह, जो इस पलटन के अंदर जो है सूबेदार के पद पर है। ये पूरी पलटन है, ठीक है। इस पलटन का जो विदूषक है वो कौन है? वजीरा सिंह है, ठीक है। जमादार के पद पर कौन है? लहना सिंह है। तो इस तरह से बात चल रही है। आगे देखिए, वो कहता है सूबेदार जी सच है। लहना सिंह बोला सूबेदार जी सच है, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, सूर्य निकलता नहीं, खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते मतलब स्रोत, चंबल की बावड़ियों के समान जो है स्रोत झर रहे हैं। एक धावा हो जाए, एक आक्रमण हो जाए तो थोड़ी गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। मतलब ये इतनी देर से बातचीत हो रही थी, लेकिन सूबेदार ने अब सबको ऑर्डर दे दिया कि उद्यमी खड़ा हो, चल सिगड़ी में कोयले डाल, गरम कर, सिगड़ी गरम कर, सिगड़ी जला, क्योंकि ठंड थी ना इस वजह से। जो वजीरा सिंह है उससे कहता है चल खंदक में से पानी निकाल। खंदक में पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर पहरा दे रहे हैं, पानी के अंदर पिंडलियों तो खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं सैनिक। देखिए कितना कठिन जीवन जीते हैं, तब जाकर हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं। इसलिए कभी भी सैनिकों के प्रति हमारे मन में जो रेस्पेक्ट है वो कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इतने सम्मान योग्य हैं कि वो कितना बलिदान करते हैं हमारे देश के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए बच्चों। वजीरा सिंह जो है पलटन का विदूषक था, बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता वाला मैं तो पाधा बन गया। पाधा मतलब पुरोहित बन गया हूँ।
करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। बादशाह का तर्पण करो, यानी कि मृत्यु हो जाती है जब उसका तर्पण करते हैं तो कहते हैं करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और जो उदासी के बादल छाए हुए थे वो फट पड़े। क्यों? उदास माहौल चल रहा है। अरे यार, जैसा आपने बॉर्डर फिल्म देखी है, उसके अंदर जो कहता है ना कि यार ये इस मिट्टी में लड़ने कौन आएगा, ये बंजर मिट्टी में लड़ने कौन आएगा, यहाँ धूल खा जाते हैं इतनी। तो जो सुनील शेट्टी कहता है ये मिट्टी मेरी माँ है, बोलता नहीं बोलता। तो मतलब एक उदासी का माहौल। ये कितने दिन से वहां पड़े हुए हैं, लेकिन युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध हो नहीं रहा है, वहां ड्यूटी दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक आक्रमण हो जाए। तो उदासी का जो माहौल चल रहा था, तो उस वक्त वजीरा सिंह जो था विदूषक, उसने बाल्टी से पानी निकाल रहा था और कह रहा कि मैं तो पाधा बन गया, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। और इसी बात पर वहां सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और जो एक उदास माहौल चल रहा था वो हट गया वहां से एक तरह से। ठीक है। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी जो है पंजाब भर में कहीं नहीं मिलेगा। जो बाड़ी होती है जहाँ पर फल फ्रूट वगैरह सब्जियाँ लगाते हैं, वो बाड़ी होती है, उसे बाड़ी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि उस बाड़ी में, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी जो है पंजाब भर में नहीं मिलेगा। क्योंकि वो खंदक के अंदर खड़े होकर के उनकी मेहनत और परिश्रम का मिश्रण उस पानी में मिला हुआ था। बोला कि ऐसा पानी तो सारी जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, इससे हम अपने खरबूजे बोएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे पैदावार होगी। ठीक है। वो कहता है हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहीं मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। बूटे मतलब पौधे, मैं फलों के पेड़ लगाऊंगा। अब वो जो वजीरा सिंह है मजे ले रहा है, लाडी होरा को भी यहां बुला लोगे या फिर वही दूध पिलाने वाली फरंगी मैम को? चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं है। अरे देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं, वो सिगरेट देने में हट करती है, मेरे होठों पर लगाना चाहती है। मैं पीछे हटता हूं तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो फरंगी मैम है वो किस तरह का व्यवहार उनके साथ कर रही थी, इस चीज़ का वर्णन है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? वजीरा सिंह पूछ रहा है। वजीरा सिंह को सब पता है, क्योंकि कॉमेडियन है ना, उसको सब पता है, मजे ले रहा है। और बोधा सिंह कैसा है? वो कहता है अच्छा है। जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। मतलब रात भर तुम उसे कंबल उड़ाते रहते हो और खुद सिगड़ी के सहारे गुजारते हो। उसके पहरे पर पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम मांदे ना पड़ जाना, कहीं तुम कमजोर ना पड़ जाना। अरे जाड़ा क्या है, मौत है, मौत। और यहाँ निमोनिया जो सर्दी के कारण बीमारी होती है, निमोनिया से मरने वाले को यहाँ मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। ये ध्यान रखना, कहीं शेख ही बगार रहा हो, जैसे मेरे को मालूम ही नहीं है। मजे ले रहा है विदूषक उससे। ठीक है। मेरा डर मत करो, अरे मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। बच्चों एक ध्यान रख लेना, ये जो कीरत सिंह है, ये जो भतीजा बोल रहा है ये, ठीक है ना, ये कीरत सिंह जो है इसका एक तरह से बेटा है, पुत्र है। किसका? लहना सिंह का। इसकी भी शादी हो गई। मैंने आप लोगों को जूम मीटिंग के अंदर बताया था कि इसका भाई है, लेकिन ये इसका भाई नहीं है, इसका भतीजा जो नाम ले रहा है, ये लहना सिंह जो है किससे बोल रहा है? विदूषक से बोल रहा है कि भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के, मतलब मेरे बेटे के सिर पर, पैरों पर मेरा सिर होगा, आम के लगाए हुए पेड़, ठीक है ना, आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। इस तरह से वो बात करता है। तो यहाँ पर ये इसका बेटा है, ये इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग। तो ये एक पैराग्राफ आया, इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन बनकर आता है। क्या क्वेश्चन बनकर आता है कि जो लहना सिंह है उसने बोधा सिंह की सहायता कैसे की। तो आपने बताना है कि लहना सिंह ने बोधा सिंह की सहायता कैसे करी। कि जो बोधा सिंह था वो बीमार था, अस्वस्थ था, उस समय लहना सिंह ने उसके पहरे पर खुद पहरा देता था
अपने जो सूखे कंबल है उसे उड़ाता था, खुद सिगड़ी के सहारे गुजारता था, रात भर उसका ध्यान रखता था। इस तरह से वो कई तरह से उसकी सहायता करता है, मदद करता है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई कि दूसरा अंक हम लोगों ने पढ़ लिया इस स्टोरी का। नंबर 77 सिख राइफल के अंदर इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड और जर्मनी का युद्ध चल रहा है, फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध का मैदान है और यहाँ पर आमने सामने है इंग्लैंड और जर्मनी की सेना। इंग्लैंड की तरफ से यहाँ भारत से गए हुए हैं ये लोग सैनिक, क्योंकि 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम युद्ध हुआ था उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, इंग्लैंड का शासन था। तो यहाँ का जो देश के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे उस समय, उन्होंने मना कर दिया हम युद्ध में नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ के जो सेना है वो इंग्लैंड की अधीन थी, इसलिए यहाँ के सैनिक जो है युद्ध लड़ने के लिए गए थे, ठीक है। और इसी समय जो गांधी जी थे उन्होंने भारत के लोगों को प्रेरित किया था इस बात के लिए कि वो इंग्लैंड की सेना में शामिल हों सैनिक के तौर पर और उनकी मदद करें। और इसी कारण से अंग्रेजों ने गांधी जी को जो है भर्ती करने वाला सर्जेंट यानी कि उसको एक उपमा दी थी, उपाधि दी थी। इससे नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सत्य के प्रयोग, उसके अंदर मैं आप लोगों को गांधी जी का पूरा जीवन परिचय समझाने वाला हूं। वो चैप्टर भी बहुत अच्छा है, उसे हम ध्यान से समझेंगे। तो चलिए आगे देखिए बच्चों, अब तीसरे अंक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोपहर रात गई, यानी कि रात के 2 पहर बीत गए। अब ये जर्मन बहरूपी आ गया, जर्मन भेदी आ गया, नकली लेफ्टिनेंट साहब आ गए, इसकी कहानी का किस्सा शुरू हो गया है। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोद्दा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। यानी कि रात के 2 पहर बीत गए हैं, अंधेरा छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोद्दा सिंह बीमार है, इसलिए खाली बिस्कुटों के जो 3 टिन हैं, डिब्बे हैं, उन पे अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोद्दा सिंह के दुबले शरीर पर। बोद्दा सिंह कराया, सर्दी के कारण, बीमारी के कारण से कराया, ठीक है। क्यों बोद्दा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोद्दा बोला, कंपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। मतलब उसे ठंड लग रही थी, बीमार था। अच्छा लो मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? अरे मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, मुझे पसीना आ रहा है। मतलब जो लहना सिंह है वो बोद्दा सिंह से ये बात बोलता है। वो कहता है ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। अरे हाँ याद आई, मेरे पास एक दूसरी जर्सी और है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैमें, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना सिंह ने अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं क्या झूठ कह रहा हूं? यूं कहकर ना ही करते हुए, मना करते हुए बोद्दा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और खुद खाकी कोट और जींस का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आकर खड़ा हो गया। और मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, अंडरलाइन कर लेना, मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। इसका क्या मतलब है कि जब बोद्दा सिंह बीमार था, सर्दी के कारण से कपकपा रहा था, लहना सिंह उसे अपनी जर्सी पहनाना चाहता था, लेकिन बोद्दा सिंह उस जर्सी को पहनने से मना कर देता है। इसलिए लहना सिंह एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है कि यहाँ पर जो गोरी मैम है वो जर्सियाँ बुन बुन कर भेज रही हैं, ठीक है, इसलिए तुम ये जर्सी पहन लो, मेरे पास दूसरी जर्सी है। ऐसा कहकर वह उसे जर्सी पहना देता है। और ये कहानी उसने इसलिए गढ़ी ताकि जो बोद्दा सिंह है वो जर्सी पहनने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, ठीक है। आधा घंटा बीत गया और आधा घंटा बीतने में इतने के में खाई के मुंह से आवाज आई। खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। और सूबेदार तुरंत फौजी चीज में तन गया, यस सर। आधा घंटा, कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने आ गया। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उनमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां पर 15 जवान खड़े कर कर आया हूं। तुम यहां केवल 10 आदमी छोड़ करके सबको साथ लेकर
उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिल जाए डटे रहो, हम यहां रहेगा। जो हुक्म, ये ऑर्डर दे दिया कि यहां से कुछ ही दूरी पर 50 जर्मन सैनिक छिपे हुए हैं, 10 सैनिकों को तुम यहीं छोड़ जाओ, बाकी सैनिकों को अपने साथ ले जाओ और जाकर जो खंदक है वो कब्जा कर लो उसके ऊपर, और वहीं डटे रहो जब तक दूसरा हुक्म ना मिल जाए। सूबेदार को कहकर भेज देता है, ठीक है। और जो नकली जो लेफ्टिनेंट साहब है वो वहीं डटा रहता है, रुक जाता है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोद्दा सिंह जो था वो भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोद्दा की ओर इशारा कर दिया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस बात पर बड़ी हुज्जत हुई, क्योंकि कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते करते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करती उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहां से आ गए। मतलब उसने पहचान लिया, जो सिगड़ी जल रही थी उसके उजाले में जैसे उसने सिगरेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका चेहरा देख लिया नकली ले, और वो पहचान गया कि ये क्या है। अब उस बात को प्रूव करने के लिए, जांचने के लिए वो कहानियां गढ़ता है, उससे बात करता है, ठीक है। तो शायद साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लेफ्टिनेंट साहब जो है 5 साल से उसकी रेजिमेंट में थे, तो बाकायदा जानता था लेफ्टिनेंट कौन है, क्या नहीं है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। मतलब बात कर रहा है अपनी चालाकी से, चतुराई से उस लेफ्टिनेंट को पकड़ना चाह रहा है, ठीक है। समझ तो गया कि ये नकली है, लेकिन और परखना चाहता है, ठीक है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं है। नहीं साहब, शिकार के वो मजे कहां। याद है आपको पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम और आप जगादारी जिले में शिकार करने के लिए गए थे। अरे हाँ, वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। और सामने से वो नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी कि मैंने कभी ना देखी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था ना कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, बल्कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब क्या करना चाहिए। ये उसकी चतुराई, चालाकी का परिणाम था। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। अंधेरे में सो रहे थे तो टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है, जरा तो आंख लगने दी होती। मतलब कॉमेडी करेगा वो तो हर चीज में, विदूषक है ना। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है, ठीक है। अब यहां पर वो कहता है कि होश में तो आओ। यहां पर जो है लेफ्टिनेंट साहब आए हैं और लेफ्टिनेंट साहब के भेष में कोई बहरूपिया आया है। सूबेदार हजारा सिंह बड़ी मुसीबत में है, या जो लेफ्टिनेंट साहब हैं वो बड़ी मुसीबत में, या तो वो मारे गए हैं या उनका अपहरण कर लिया गया है। इसलिए चुपचाप खड़े हो जाओ, ठीक है। तो यहां पर ये चौथा अंक हम लोग शुरू करेंगे पढ़ने से पहले, लेकिन अभी इतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो के अंदर।
इससे आगे का जो हम लोग हैं बच्चों वो अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसी के अंदर मैं आप लोगों को तीसरा दृश्य भी समझाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये अब तक की जो स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई है वो समझ में आ गया होगा। दृश्य दूसरा है फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध का मैदान है, युद्ध का माहौल है। इसमें 3 दृश्य हैं, तीसरा दृश्य हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर से जरूर आप लोग इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार अगले अंक के साथ, अगले दृश्य के साथ। तब तक के लिए बाय।